दोस्तों, एक मोल के कंसेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेइंग मशीन पर एक बाउल यानी कि एक कटोरी में एग्जैक्ट 58.5, ये थोड़ा सा फ्लग देखिए, 58.5 अभी हुआ था, 58.5 नमक रखा हुआ है। वही अगर बात करें दूसरे बाउल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 340 ग्राम चीनी यानी शुगर रखा हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनके वेट्स में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद इन दोनों बाउल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी शुगर के मॉलिक्यूल्स और चीनी के मॉलिक्यूल्स, उनकी गिनती यानी उनका नंबर बिल्कुल एक बराबर है। और इसी नंबर को केमिस्ट्री में हम कहते हैं एक मोल, यानी कि 58.5 ग्राम साल्ट में जितने NaCl के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक उतने ही मॉलिक्यूल 342 ग्राम चीनी में भी प्रेजेंट हैं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, चीनी का इतना ढेर रखा हुआ है, मतलब चीनी जो है वो पूरा कटोरी भर के है और नमक जरा सा है, तो मॉलिक्यूल बराबर कैसे हो सकते हैं? चलो, इस शानदार सवाल के जवाब के पीछे के रहस्य को हटाते हैं और सीधे अपने स्लाइड नंबर 1 पे आते हैं। मोल कंसेप्ट के इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम मार्केट की एक सिंपल सी बात करते हैं जो हम सब रोज देखते हैं। जब हम बाजार में केला या अंडा खरीदने जाते हैं, यानी बनाना या एग, तो दुकानदार से क्या बोलते हैं? हम ये तो नहीं कहते ना कि भैया मुझे 1 किलो केला दे दो या 1 किलो अंडा दे दो। वहां पे हम एक खास वर्ड का यूज करते हैं और वो खास वर्ड है डजन। और जैसे ही हम डजन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक गिनती फिट हो जाती है, यानी कि एक डजन जो कि 12 पीसेस के इक्वल होता है, यानी एक दर्जन का सीधा सीधा मतलब है 12 पीसेस। अब ये 12 पीसेस 12 बनानास हो सकते हैं, 12 एग्स हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। यहां पे हमें एग के या बनाना के वेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हमें इंटरेस्ट है उनके नंबर्स में। ठीक उसी तरीके से जब एक केमिस्ट लेबोरेटरी में आकर ये कहता है कि मुझे 1 मोल साल्ट या 1 मोल शुगर चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साल्ट या शुगर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इंटरेस्टेड है, ना कि उसके क्वांटिटी में। आइए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप जब अपने पापा से कहते हो कि पापा 1 दर्जन अंडे लेते आइएगा, तो इसके बाद आपको पता होता है कि जब पापा अंडे लेकर आएंगे तो उसमें ठीक 12 अंडे होते हैं, यानी कि 12 अंडे को हम 1 दर्जन का नाम दिया, जैसे हमने पिछले स्लाइड नंबर 1 में देखा। ठीक उसी तरीके से जब एक केमिस्ट कहता है कि भैया 1 मोल NaCl यानी कि 1 मोल नमक, तो आपको ठीक कितने मॉलिक्यूल्स इस केमिस्ट को देने होंगे?
तो यहां पे ये जो वर्ड एक मोल है, इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। यहां पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमें जो यहां पे इतना बड़ा नंबर यानी कि 6.022 के आगे 20 जीरोस दिख रहे हैं, यही एवोगैड्रो नंबर है। इसी एवोगैड्रो नंबर को हम शॉर्ट में एक मोल कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में अपने यहां देखा था कि 12 पीसेस को एक दर्जन कहा जाता है, यानी 12 कोई भी चीज है, 12 अंडे हो या 12 बनाना हो, उसको हम एक दर्जन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स हो या 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो, इसी एक बड़े से नंबर को हम एक मोल का नाम देते हैं। यानी ये जो छोटा सा नंबर है 12, उसको हम एक दर्जन के नाम से जानते हैं, और ये जो हमें बड़ा सा ये रेड कलर से हमने जो ये नंबर लिखा है 6022 के आगे 20 जीरोस, ये जो एक बड़ा सा नंबर हमें दिख रहा है, इसी को हम केमिस्ट्री में एक मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर से भी जानते हैं। यहां पर हम केले की तरह नमक के पार्टिकल्स को एक एक करके नहीं गिन सकते। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये नमक के पार्टिकल्स आपको मेरे हाथ पे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कई आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इसके एक ग्रेन, यहाँ पे मैं जिस फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूं, इस ग्रेन की अगर बात करूं तो इस ग्रेन के अंदर करीब 10 के पावर 18 NaCl के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ अगर एक छोटे से साल्ट के एक छोटे से पार्टिकल जैसा कि यहां पे हमने बनाया है, इसमें NaCl के मॉलिक्यूल्स को देखने जाएं तो भी एक बहुत ही बड़ा नंबर हमको NaCl के मॉलिक्यूल्स का दिखेगा। यानी एक के आगे आपको 18 जीरो, इतने सारे मॉलिक्यूल सिर्फ एक छोटे से साल्ट के एक छोटे से पार्टिकल में प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं, जैसे हम केले को काउंट कर सकते हैं 1 बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, तो क्या हम इस साल्ट के हर एक पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं? ये जो साल्ट है इसके हम हर एक पार्टिकल को काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसके हर एक पार्टिकल को काउंट नहीं किया जा सकता। तो जब आप इसके हर एक पार्टिकल को नहीं काउंट कर सकते हो, तो सोचिए हर एक पार्टिकल के, यानी कि हर एक पार्टिकल में, यहां पे जो ये पार्टिकल आपको दिख रहा है, हर एक पार्टिकल के अंदर जो NaCl के एक के आगे 18 जीरो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये देखिए, उसको आप कैसे काउंट कर सकते हो? ये एक इम्पॉसिबल चीज है। अब आते हैं अपने स्लाइड नंबर 3 में। तो अब वही सवाल दोबारा आता है जो वीडियो की शुरुआत में वेइंग मशीन पर दिखाया कि दोनों बॉल्स में से दोनों बॉल में जब एक मोल सॉल्ट है और एक मोल चीनी है, तो आखिर इनके मास में ये इतना अंतर क्यों है? ये पूरा भर के है और ये थोड़ा सा 1-2 चम्मच के लगभग है। तो उसके लिए हमें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखना होगा। चलो
दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टेबल साल्ट यानी खाने वाला जो नमक होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaCl, यानी कि ये। और वहीं पे अगर हम बात करें चीनी की, जिसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। तो अगर हम लेफ्ट साइड NaCl, जिसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, और राइट साइड सुक्रोज यानी चीनी, जिसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल यानी NaCl पर फोकस करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं NaCl में दो एलिमेंट्स के एटम हैं, एक Na और दूसरा क्लोरीन। Na यहाँ पे मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। और Na का जो एटॉमिक मास होता है वो 23U होता है। और वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5U। यानी अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें और कंबाइन होने के बाद एक मॉलिक्यूल बना दें NaCl, तो जो इसका टोटल मास होगा, टोटल मास वो 58.5U के बराबर होगा। अब बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज में जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो कार्बन के 12 एटम्स प्रेजेंट हैं। कार्बन एटम्स की अगर बात करें तो कार्बन के यहाँ पे 12 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के एटम्स की बात करें तो वो 22 है। और अगर हम ऑक्सीजन के एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे 11 है। तो अगर हम कार्बन के टोटल एटम यहाँ पे 12 हैं, हाइड्रोजन के 22 हैं और ऑक्सीजन के टोटल जो एटम्स हैं 11 हैं। और अगर हम एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास 1 कार्बन एटम का, तो वो होता है 12U। 1 कार्बन एटम का मतलब यहाँ पे एक कार्बन का एटम है, मान लीजिए ये, तो उसका अगर मास देखते हैं तो उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से इसका एटॉमिक मास 12U होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है, यानी कि ये छोटा सा जो एक हाइड्रोजन का एटम है वो कितना भारी होता है, तो वो 1U के बराबर होता है। और वहीं अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो कार्बन के एटम से थोड़ा बड़ा होता है। तो मान लीजिए ये जो है, ये हमारा ऑक्सीजन का एटम है जिसका मास 16U होता है। यानी कि एक कार्बन के एटम का मास 12U, एक हाइड्रोजन के एटम का मास 1U और एक ऑक्सीजन एटम का मास 16U। लेकिन हमारा यहाँ पे एक कार्बन नहीं है, हमारे पास यहाँ 12 कार्बन है। तो जब हम टोटल मास निकालेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर का, यानी कि इस जो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है और ये जो है वो उसका स्ट्रक्चर है, तो टोटल मास अगर हम सुक्रोज का निकालते हैं, टोटल मास ऑफ सुक्रोज यानी कि चीनी, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले देखेंगे कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है, तो वो होता है 12U।
और फिर ध्यान देंगे कार्बन के टोटल एटम हैं कितने, मतलब ऐसे ऐसे टोटल 12 एटम है, 12 एटम्स, तो 12u को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आते हैं सेकंड वाले यानी हाइड्रोजन के एटम पे। तो हाइड्रोजन के एक एटम की अगर बात करें तो उसका जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 1u। लेकिन हमारे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन एक नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 22 है, तो यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एटम जो कि है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अगर एक एटम की बात करें तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16u। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम नहीं, 11 एटम्स हैं, तो यहाँ पे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम टोटल मास की बात करें तो ये 12 12 जा 144 प्लस 122 जा 22 प्लस 16 11 जा 176, यानी एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल का जो टोटल मास होता है वो होता है 342u। ठीक है, एक सुक्रोज के। और अगर एक NaCl के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका मास होता है 58.5u। लेकिन अब हमें सवाल हमारे पास यहां ये है कि हमको केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल के साथ डील करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल्स को तो देख सकते नहीं है, तो डील क्या करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे चीनी जो है, ठीक है, उसके ये जो एक ग्रेन आपको दिख रहा है, इस ग्रेन में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऐसे सुक्रोज के मॉलिक्यूल होंगे। तो जब हम इसको देख ही नहीं सकते हैं तो हम डील किसके साथ करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक बड़ा सा नंबर ले लिया 6022, उसके आगे 20 जीरो, इतने मॉलिक्यूल्स NaCl के एक जगह इकट्ठा कर लिया ये, ठीक है, और इतने ही मॉलिक्यूल शुगर के इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो वो जब मास निकाला गया तो हमको एक चीज देखने को मिला जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर एक मोल का मतलब वही, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता था, 12 पीसेस, उसी तरीके से जब एक मोल का मतलब 6022 के आगे 20 जीरो, इतने अगर NaCl को एक जगह इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा किया क्या जाए, यहाँ पे हमने इकट्ठा करके रखा है, आप देख सकते हो। तो जब 6022 के आगे 20 जीरो मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो उनका जो मास देखा गया, यानी कि ये एक मोल साल्ट का जो मास देखा गया, NaCl के, तो वो हमें ठीक 58.5 ग्राम के इक्वल दिखा। जैसा कि हमने इसको वेटिंग मशीन पे मेजर किया था और ये 58.5 ग्राम था, यानी कि ये एक मोल साल्ट है, यानी कि इसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो कि 6022 के आगे 20 जीरो मॉलिक्यूल्स हैं। उसी तरीके से जब हमने एक मोल चीनी, यानी एक मोल, ये जो आपको पूरा ये आप बॉल देख रहे हो ना, कटोरी, तो इसमें जो जितनी भी चीनी है 342 ग्राम एग्जैक्ट, ये एक मोल सुक्रोज है। एक मोल सुक्रोज का अगर बात करें, यहां पे नीचे 1 मोल ऑफ सुक्रोज, या हम ये बोले मास ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज, तो वो कितना होगा। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो वहां पे हम U लगा देते, लेकिन यहां पे एक मोल है, एक मोल का मतलब 6022, ये नंबर एकदम आप याद कर लीजिए, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और अगर इसको एक्सपेंड करके बोले तो 6022 के आगे 20 जीरोस। तो इतने मॉलिक्यूल्स जब एक जगह इकट्ठा हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इकट्ठा करके यहाँ पे रखा है, ठीक है, 342 ग्राम,
इसी को हम 1 मोल सुक्रोज कहते हैं, और जिसका मास कितना होगा, बस आपको कुछ करना नहीं है, आपने जो एक मॉलिक्यूल का मास निकाला है 342U, बस उसी के आपको क्या आगे लगा देना है, ग्राम लगा देना है। यानी कि आपको 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे मिथेनॉल हो, या कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, NaCl हो, HCl हो, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अगर 1 मोल का मास अगर आपको निकालना है, तो आपको 1 मोल के मास को निकालने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के उसका 1 मॉलिक्यूल का मास निकाल लेना है, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं, और मॉलिक्यूलर मास जैसे ही आपका निकलेगा, वहां से U हटा के आपको ग्राम लगा देना है, तो वो 1 मोल का मास निकल जाएगा। अब वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, साल्ट, शुगर, HCl, मिथेनॉल, इथेनॉल, आप जो भी आप निकाल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एक मैं अगर एग्जांपल लूं, यहाँ के 1 मॉलिक्यूल अगर वाटर है, वाटर का अगर 1 मॉलिक्यूल है, तो उसका मास कितना होगा, तो जैसा कि हम हाइड्रोजन का जानते हैं 1U है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम का होता है 16U, ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, सिर्फ 1 एटम है, 1 एटम है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वो होगा 2 + 16 = 18U, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल का। और यही अगर हम एक कंटेनर में 80 ग्राम पानी भर लें, 18 ग्राम, तो फिर वो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 × 10⁻23। मान लीजिए एक वेसल लेते हैं और उसमें हम 18U की जगह 18 ग्राम वाटर फिल कर लेते हैं, ठीक है, U को हटा के G लगा देना है, 18 ग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें वाटर के ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो आपका जवाब सीधा सीधा ये होगा कि 6022 आगे 20 zeros लिख देना है, ठीक है। तो अगर ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट दिमाग में फिट बैठ गया हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।